जय हिंद। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। चलिए, तो कल हमने आपको बताया था सिस्टम और निकाय और पेयर्स, यानी सिस्टम और पेयर्स के बारे में बताया था, ठीक है ना। तो आज हम बताते हैं रैखिक समीकरण का हल, ठीक है ना। सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। क्या है? सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। हल क्या है? कोई मान लीजिए कि समीकरण ले लीजिए। क्या? देखिए, कोई भी समीकरण मान लीजिए कि 7x माइनस 2y माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये हमारा समीकरण है। तो इसको हल करने के लिए अगर ये x और y का वैसा वैल्यू जो हमारा ये सॉल्यूशन करने पर 0 मिलता है, तब इसको क्या बोलेंगे कि x y का हल जो जितना हम माना है वही उसका हल हो जाएगा। अब मान लीजिए कि x का इज इक्वल टू 1 ले लीजिए और y इज इक्वल टू मान लीजिए कि 3 ले लीजिए, अपना थ्रू से ले लीजिए। जैसे कि देखिए, x का रखेंगे, अगर 1 रखेंगे तो 7 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 दूना 6, 6 और 1 7 हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़ जाएगा तो 7 में से 7 घटेगा 0 आ जाएगा। तो इसका हल आसान से हो जाएगा, समझ गए ना। तो इसलिए 7 1 जा 7 हो जाएगा, 7 गुना 1 7 गुना 1 1 हो जाएगा, 7 गुना 1 माइनस 2 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 आना चाहिए। तो 7 3 दूना 6 1 माइनस 1 इज ये हो जाएगा कितना? 7 में से 7 घटेगा 0, 7 में से 7 जाएगा 0। ये दोनों तरफ 0 आया तो हम लिख सकते हैं, इसलिए लिख सकते हैं कि क्या 1 और 3 जो 7x माइनस 2y प्लस माइनस 1 का इज इक्वल 0 का हल है, लिख सकते हैं। हल है वही है जो हम जो भी मान रखें इसमें सर्टिफाइड करना चाहिए हमको। 0 है अगर 0 तो 0 आना चाहिए, समझ गए। अब मान लीजिए कोई चीज़ और देख लीजिए, ये ज़रूरी नहीं है कि ये 1 और 3 ही आएगा, कुछ भी आ सकता है और भी हो सकता है, समझ गए ना। और भी इसमें रख सकते हैं आप। जैसे देख लीजिए, अब ये मान लीजिए कितना है, अब इसको x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 10 लिख के देखिए, अगर आता है तो ठीक है। x का वैल्यू 3 y का वैल्यू 10, अगर आगे उसमें सर्टिफाइड कर जाए तो ये भी हल होगा उसका। ये ज़रूरी नहीं है कि 1 और 3 ही होगा, 1 और 3 ही होगा, 3 और 10 भी हो सकता है। जैसे देख लीजिए, 7 में 3 से गुना कर दीजिए और 2 में 10 से माइनस 1 इज इक्वल टू 0। 70 का 21 10 दूना 20, कितना? 10 दूना 20 इज इक्वल टू 0। ये दोनों जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस दोनों जुड़ जाएगा तो 21 में से 21 जाएगा कितना? 0। ये देख लीजिए, ये सर्टिफाइड कर गया तो x का वैल्यू यानी कि ये भी हो जाएगा उसका उस समीकरण का हल जो है 3 और 10 भी हल होगा, 3 और 10 भी इसका हल होगा, समझ गए ना। जो भी हम रखें मान, उसका वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो उसका हल ये भी होगा। 3 और मान लीजिए कि 3 और 1 और 3 और 10 भी हुआ। x का जगह मान लीजिए कि 1 भी है, y का जगह कितना? 3 है। यहाँ x का वैल्यू 3 है, यहाँ x का वैल्यू y है। देखिए, आप कहिएगा कि पीछे चैप्टर में ये क्या है, ग्राफ छोड़ क्यों दिए? तो ग्राफ इसलिए छोड़ दिए भाई कि वो जो है थोड़ा सा भुलाने वगैरह, थोड़ा सा ज़्यादा कोई खास नहीं है उसमें। आगे हम बता देंगे, लास्ट टाइम ग्राफ खींचने के लिए तरीका बता देंगे। ये चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, इसको ख़त्म मान लीजिए कि जिस टाइम ख़त्म हुआ लीनियर इक्वेशन, जस्ट ग्राफ बता देंगे, समझ के बात के। वो थोड़ा सा ताज़ा रहेगा, एग्जाम देने समय आराम से ग्राफ बन जाएगा। क्योंकि ग्राफ में जो है 1 नंबर भी नहीं छूटता है, मान लीजिए कि छूटना चाहिए था। एकदम माइंड फ्रेश रहेगा। थोड़ा सा जब नज़दीक टाइम आएगा उस टाइम ग्राफ बता देंगे, इसलिए हम डायरेक्ट सॉल्यूशन पर आ गए, ग्राफ छोड़ दिए। समझ गए बात के? चिंता मत कीजिएगा कि कहीं सोचिएगा कि सर जी आप ग्राफ नहीं बताए, ग्राफ बताएंगे लेकिन थोड़ा सा और टाइम आने दीजिए, ठीक है। तो ये था, हम हल कर रहे थे। ये है समीकरण का हल, यही सब समीकरण का हल है। आपको अगर लगता है कि और कुछ होगा तो आप कुछ रख के और भी हल निकाल सकते हैं, ठीक है ना। चूँकि समीकरण का हल जो है क्या क्या
समीकरण का हल क्या होता है? पहला होता है अद्वितीय हल। पहला क्या है? अद्वितीय हल। और दूसरा होता है अनेक हल होगा, ठीक है ना, अनेक हल। और तीसरा होता है कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। ये चीज़ कॉन्सेप्ट में हम आपको बताएंगे जब ग्राफ खींचेंगे उस टाइम। तो अद्वितीय हल होने के लिए क्या है? अद्वितीय हल होने के लिए याद रखिए कि a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 का। ये चीज़ याद रखिए, ठीक है ना। इसका अब थोड़ा सा और हिंट भी दे रहे हैं। इसका अद्वितीय हल होगा, इसका ग्राफ जो होगा प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा? प्रतिच्छेदी हो जाएगा, एक जगह कटेगा, काम खत्म। समझ गए? क्या ग्राफ होगा? प्रतिच्छेदी होगा। ये चीज़ याद रखिएगा, ठीक है ना, याद रख लीजिए, 1 नंबर में पूछता भी है। अनेक हल होने के लिए क्या होना चाहिए? अनेक हल होने के लिए अनेक हल होगा a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 के। समझ गए? a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 होगा, अनेक हल होगा। तो इसका ग्राफ जो है, दोनों समीकरण मान लीजिए कि ये एक पहला समीकरण है, ठीक है ना, तो ये समीकरण एक दूसरा समीकरण भी इसी पर जाएगा, यानी इसका आलेख जो होगा समपाती होगा। क्या होगा? समपाती, यानी कि उसी पर जाएगा दोनों समीकरण। इसका ही अनेक हल होगा। तो ये मान लीजिए कि एक हल ये हुआ, इसका हल 2 हुआ, तो इसका और हल भी हो सकते हैं। इसका हम कह सकते हैं कि ग्राफ जो है इस तरह से जाएगा, एक ही पर जाएगा। समझ गए बात के? अद्वितीय हल होने के लिए मात्र एक ही हल होगा, उसके अलावा और कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसका जो हम डायरेक्ट चेक करने के लिए बता रहे हैं, ये शॉर्ट ट्रिक, ठीक है ना। अब समीकरण, किसी समीकरण को देख करके ये इस तरह से फॉर्मूला लगा के आप बता सकते हैं इसका ग्राफ किस तरह से होगा, ठीक है ना। अनेक हल होगा। अब जब ये चीज़ हम कब फिर बताएंगे, कब? जब ग्राफ खींचेंगे उस टाइम भी ये अब थोड़ा सा हम हिंट दे देंगे, ठीक है ना। कोई हल नहीं होगा। a1/a2 बराबर b1/b2 के है, लेकिन जो है c1/c2 के बराबर नहीं होगा। समझ गए ना बात की? ये जो है इसका क्या होगा? ग्राफ खींचिएगा तो बिल्कुल पैरेलल जाएगा। क्या हो जाएगा? एक समीकरण का ग्राफ ऐसे और दूसरा समीकरण का इस तरह से। ये ग्राफ जो है रेल का पटरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेल का पटरी हो जाएगा, ठीक है ना। समानांतर होगा। देख लीजिए, इस तरह से 1 नंबर में भी पूछता, क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेगा कि जिस समीकरण का ग्राफ प्रतिच्छेदी है उसका हल कितना होगा? हल कितना होगा? तो जिस समीकरण का ग्राफ प्रतिच्छेदी उसका हल मात्र 1 होगा। ये चीज़ याद रखिएगा 1 नंबर में, ठीक है। और जिस समीकरण का हल ग्राफ जो है समपाती है उसका हल क्या होगा? तो अनेक हल होंगे। क्या होंगे? अनेक हल होंगे। और क्या पूछेगा कि जिस समीकरण एकदम बिल्कुल समानांतर, ग्राफ समानांतर जाता है उसका हल क्या होगा? बिल्कुल कोई नहीं होगा, एकदम आराम से समानांतर होगा। ये चीज़ याद रखिएगा थोड़ा सा। ये ग्राफ की चीज़ था, ये वाला अभी जो हम बता रहे हैं आगे यही काम आएगा, ठीक है ना। आगे जो बताएंगे ये हल था, इसके बाद ये कॉन्सेप्ट है, समझ लीजिएगा। अद्वितीय हल होने के लिए क्या होना चाहिए? a1/a2 बराबर नहीं c1/c2 के होना चाहिए, याद रखिए। अनेक हल होने के अद्वितीय हल होने के लिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 ये संपाती होगा। इसका ग्राफ बिल्कुल दोनों ग्राफ जो खींचेंगे एक ही पर जाएगा। कोई हल मान लीजिए कि कोई हल नहीं होगा तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2 को, तब समानांतर होगा। इसका ग्राफ जो है बिल्कुल रेल का पटरी बन जाएगा, रेल का पटरी बन जाएगा। समझ गए ना बात के? ये चीज़ याद रखिएगा। और भी पूछ सकता है 1 नंबर में, ऐसे भी पूछ सकता है कि अद्वितीय हल होने के लिए क्या होना चाहिए? तो a1/b2 बराबर नहीं है b1/b2 के। कोई हल अनेक हल होने के लिए क्या? तो a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 को होना चाहिए। कोई हल नहीं होने के लिए क्या शर्त है? तो ये शर्त है भाई a1/a2 बराबर b1/b2 नहीं है c1/c2 का। ये शर्त पूछ सकता है, कभी भी आपको पूछ सकता है, किसी भी तरीक़ा से। समझ गए बात के? चलिए, तो अब हम बात करते हैं हल का। क्या बात करते हैं? सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन
रैखिक समीकरण का हल करने के लिए ढेर सारी विधियां हैं। जैसे देख लीजिए अनेक विधि हैं। पहला विधि क्या है? पहला विधि है प्रतिस्थापन विधि। क्या है? प्रतिस्थापन विधि। अंग्रेजी मीडियम में वाले समझिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, यही है ना, मेथड, समझ गए। दूसरा है विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या है? इलिमिनेशन मेथड। अंग्रेजी थोड़ा इसी वजह से ऐसा पढ़ रहे हैं भाई। और दूसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये होता है ब्रज गुणज विधि। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। समझ गए बात के ना। ये चीज़ रैखिक समीकरण हल करने के लिए 3 विधियां हैं, ठीक है ना। आपको जिस तरह से क्वेश्चन मान लीजिए बोर्ड में पूछे उस तरह विधि से आप बनाइए। अगर कह दे, अगर कुछ भी नहीं कहा है तो विलोपन विधि सबसे आसान विधि होती है, ठीक है ना। अगर कुछ भी नहीं बोला है तो विलोपन विधि से बनाइए। अगर कह दे कि प्रतिस्थापन विधि से बनाइए तो आप प्रतिस्थापन विधि से ही बनाएं। अगर कह दे कि ब्रज गुणज से बनाए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से बनाए तो उसी को बनाइए, ना तो आपका नंबर नहीं मिलेगा। लेकिन अगर कुछ भी नहीं कहा तो विलोपन विधि डायरेक्ट लगा देंगे। हम सब बताएंगे आपको, पहला प्रतिस्थापन विधि, दूसरा विलोपन विधि, तीसरा ब्रज गुणज विधि, ठीक है। तो पहला बताते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि मान लीजिए कोई एगो जैसे कि समीकरण ले लीजिए, कोई भी समीकरण, जैसे एगो मान लीजिए कि समीकरण तो दिया हुआ है -7x - 2y = 1। ये 1 हो जाएगा तो 1 इधर मान लीजिए कि फैला हो जाएगा, ठीक है। देखिए दूसरा समीकरण मान लीजिए ले लीजिए 4x - 2y = 4। ये मान लीजिए दूसरा है ना। हाँ, ये समीकरण मान लीजिए कि अपने तरफ से ले लीजिए। ये 2 समीकरण है, पहला और दूसरा। तो प्रतिस्थापन विधि में क्या होता है कि इसमें से या तो x का वैल्यू या तो y का वैल्यू, पहला में से, ठीक है ना। पहला समीकरण से ये या तो x का वैल्यू या तो y का वैल्यू, दोनों में से किसी एक को वैल्यू अपने से निकाल लीजिए और उसका वैल्यू जो है, x का वैल्यू अगर निकालने है तो यहाँ दूसरे समीकरण में रख दीजिए और इसके बाद आराम से निकाल लीजिए। यही है प्रतिस्थापन विधि। समझ गए बात के? यानी कि या तो आपकी मर्जी x का वैल्यू बाहर कीजिए या y का वैल्यू। जैसे हम देखिए जो थोड़ा सा हिंट आप सॉल्यूशन बताते हैं। अब समीकरण पहला से चले, समीकरण पहला से चलेंगे तो समीकरण पहला क्या है कि 7x - 2y = 1 है, ठीक है ना। हम मानते हैं x का वैल्यू निकालते तो 2y को नहीं ले जाइए तो +2y हो जाएगा, चूँकि ये माइनस है। अब x का वैल्यू जो है 1 + 2y/7, ये नया x का वैल्यू। तो x का वैल्यू जो आया ई, मान लीजिए इस समीकरण दूसरा में रखना होता है। x का वैल्यू जो है समीकरण दूसरा में रखना होता है। अब मान लीजिए तो क्या होता है, लिखते हैं ऐसे कि x = 1 + 2y/7 इन इक्वेशन पुट लिखते हैं। पुट x = 1 + 2y/7 इन इक्वेशन सेकंड। x का वैल्यू समीकरण दूसरा में रखने पर यही लिखते हैं। तो देखिए यहाँ से लिख दीजिए 4ix के जगह कितना है, x की जगह हमारा 1 + 2y/7 - 2y = 4। ये चीज़ हमको दिया है, इसको गुना कर देते हैं। अगर गुना करेंगे तो गुना कीजिएगा तो 4 हो जाएगा और 4 दूना का 8 यानी कि 8 हो जाएगा /7 - 2y = 4। ये चीज़। अब इसमें क्या करते हैं कि एलसीएम ले लीजिए, से 4 एलसीएम लीजिएगा
तो 7 आएगा। 7 से 7 गया तो ये तो हो जाएगा 4 + 8y माइनस 7 × 1 = 7, ठीक है ना। तो 7 में 2 से फिर गुना कर दीजिए तो 14y हो जाएगा, समझ गए, = 4। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है, इससे तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए पहले, अभी इसको घटा लीजिए तो 4 हो जाएगा। 8 में से 14 घटेगा तो कितना बचेगा, माइनस कितना बचेगा, -6/7 = 4। 4 जाके 7 जाके 4 में गुना कर देगा, ठीक है ना। तो यहाँ बचेगा 4 - 6y = 728 डायरेक्ट लिख सकते हैं। कितना आ जाएगा, 728। अब हमारा 4 को एक साइड ले आइए, एक साइड को जो है, ठीक है ना, एक तरफ से एक जैसे कि y इसमें लगा, इसमें y नहीं है लगा, तो एक तरफ लीजिए। एक जाति को ऐसे भी जाता है ज़्यादा, जैसे कि मान लीजिए कोई भी एक जात का होता है तो थोड़ा सा लगाव ज़्यादा हो जाता है, वही चीज़ है। मान लीजिए कि इसमें y है, इसमें ये दोनों में y नहीं है, तो ये चलाएगा इधर, ठीक है ना। तो बचेगा कितना, -y 6y बचेगा, -4 हो जाएगा चूँकि प्लस में है, 4 हो जाएगा। घटेगा तो कितना, -24 होगा बाबू, 24 हो जाएगा, -6y, ये माइनस कटे जाएगा, y बराबर 24/6 हो जाएगा, 6 चौका 24। ये जो आया 4, ये जो 4 जो आया, ये 4 लिख लीजिए इस तरह से। y का वैल्यू जो 4 आया इसमें रख दीजिए इक्वेशन, इसको मान लीजिए सेकेंड 3 भी लिख सकते हैं, है ना, सेकेंड 4 कुछ भी लिख सकते हैं, थर्ड लिख दीजिए। ये जो y का वैल्यू कितना आया, अब लिखिए। फिर अगेन पुट, क्या लिखेंगे, अगेन पुट करते हैं, अगेन पुट। तो इसमें क्या होता है, अगेन पुट y = 4 इन इक्वेशन क्या लिखेंगे, थर्ड, इन इक्वेशन थर्ड इसमें रखेंगे तो x का वैल्यू आ जाएगा 1 + 2 × 4 से हो जाएगा 7। तो ये हो जाएगा कितना, 4 दूना 8 1 9, 9 बटा कितना 7। ये जो आया x का वैल्यू 9/7 और y का वैल्यू कितना 4। समझ गए, यही है हल उसका, ये है प्रतिस्थापन मेथड, प्रतिस्थापन विधि ये है। समझ गए बात के। एक अगर इसमें नहीं समझ में आया होगा तो अगला फिर बताते, थोड़ा सा बोर्ड साफ करके आपके लिए। कोई भी समीकरण मान लीजिए, ले लीजिए। पहला समीकरण ले लीजिए कि एक समीकरण है 2x - y = 0, ठीक है। और दूसरा समीकरण मान लीजिए कि 10x + 5y = 60 है, ये समीकरण है। तो हमने आपको फिर से बता रहे हैं कि हमने आपको बताया प्रतिस्थापन विधि से कि पहला समीकरण से x और y का वैल्यू निकालते हैं। तो निकालिए, पहले लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट से क्या है, 2x - y = 0 है। तो 2x बराबर क्या हो जाएगा, y का वैल्यू निकालिए, कितना y का वैल्यू। तो इसको उस साइड ले जाइए, इसको उस साइड ले जाएंगे तो 2x बराबर y हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसलिए y बराबर जो आया 2x आया, कितना है 2x। इसको इक्वेशन थर्ड लिख लीजिए, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, क्या करते हैं, पुट करते हैं, पुट रखते हैं y का वैल्यू y = 2x इन इक्वेशन कहाँ, सेकेंड हमारा है 10x + 5y = कितना 60। y का जगह हमको रखना है 2x, समझ रहे ना बात के। तो 5 पहले से है, 2x फिर से लिख दीजिए, 5 दूना का 10 हो जाएगा बाबू, 10x तो पहले से था, जोड़ेंगे तो 10 से 10 20x हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ रहा है, 20 × 60। x का वैल्यू कितना आया, 3 आया। फिर से पुट करेंगे, अगेन पुट, क्या करेंगे, अगेन पुट x = 3 इन इक्वेशन कहाँ लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे, थर्ड में रखेंगे तो y बराबर कितना हो जाएगा 2 और x का जगह 3, 3 दूना कितना 6, इसलिए x का वैल्यू कितना 3 और y का वैल्यू 6। समझ गए बात के। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।